जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है। मुसलमानों के हालात तो इस देश में इतने ज्यादा खराब करके रखे गए हैं कि चौराहे पर किसी भी मुसलमान को आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे पीटने का काम करते हैं। और ये अखबार और टीवी में खबर चलाई जाती है कि फला मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। इतना ज्यादा मुल्क के हालात खराब हो गए। मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है, ये मुसलमान आजकल नहीं तय करते। मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है, ये तय करने का काम आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के गुंडे करते हैं। इतने ज्यादा मुल्क के अंदर मुसलमानों के हालात खराब हो गए हैं। किसी भी मुसलमान को घर में घुस के मारा जाता है, फिर कहा जाता है उसके घर में ये बिरयानी पक रही थी, वो बिरयानी पक रही थी। और जांच इस बात की नहीं होती कि मारा किसने, हत्या किया, बल्कि जांच इस बात की होती है कि बिरयानी किस चीज की थी। साथियों, आप समझने की कोशिश करिए, जो पानी है ये सर के ऊपर से बह रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करें। इसलिए माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब को ये इतने 27-28 दलों को लेकर के इस रमाबाई ऐतिहासिक मैदान में ये कार्यक्रम करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि ये जो इस मुल्क के हालात हैं, जो हम लोग हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। तो ये जो इस देश में, इस रमाबाई मैदान में, इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों का जो सैलाब हो रहा है, इन सैलाब को ये तय करना है कि हम भी जिंदा कौम के लोग हैं और हम भी 5 साल इंतजार करने के लिए नहीं आए हैं, परिवर्तन करेंगे। इस बात के लिए रमाबाई मैदान में ये 27-28 दल के नेता मोहम्मद मेश्राम साहब के नेतृत्व में इकट्ठा हो गए। हमें समझने की जरूरत है साथियों, शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय हो रहा है। शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी है, उनको उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, और जब वो इसका विरोध करते हैं उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है, और नक्सलाइट घोषित करके उनकी बड़े पैमाने पर हत्याएं की जा रही है, उनके भी नरसंहार किए। और देश में हम जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़े वर्ग का हम संगठन चलाते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हमारे संगठन का नाम है। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनकी आबादी देश में 52% है, उनकी आबादी देश में 52% है। लेकिन साथियों, बहुत ही दुख और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की भी गिनती होती है, हिजड़ों ने भी अपनी गिनती करा लिया, लेकिन पिछड़ों की गिनती आजादी के 74 साल में इस देश में नहीं हुई है। इसलिए जो इस रैली में पिछड़े आए हैं, उनको भी यहाँ से गांठ बांध कर जाना है, उनको भी यहाँ से तय करके जाना है। आजादी के 74 साल में बहुत सारे दलों ने सरकारें बनाई, कांग्रेस ने भी सरकारें चलाई, बीजेपी ने भी सरकारें चलाई, दूसरी पार्टियों ने भी सरकारें चलाई, लेकिन कुत्तों की गिनती तो किया, बिल्ली की गिनती तो किया, जानवरों की गिनती तो किया, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। समझने की जरूरत है पिछड़े वर्ग के लोगों को, और गांठ बांध कर जाने की जरूरत है। इस बार जो गिनती की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस बात को पिछड़े वर्ग के लोगों को तय करने की जरूरत है। बहुत हो गया जाति के नाम पर वोट देते देते, बहुत हो गया धर्म के नाम पर वोट देते देते, बहुत हो गया गुमराह होकर के वोट देते देते। अभी जाति धर्म क्षेत्र नहीं चलेगा, ये अपने अपने नेताओं को बता देना होगा कि जाति धर्म और क्षेत्र के नाम पर हम तुमको कोई भी वोट देने वाले नहीं है। अगर पिछड़े वर्ग का वोट लेना है तो तुमको गिनती की बात करना है। शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है संविधान में उतना आरक्षण है, आदिवासी की जितनी संख्या है संविधान में उतना आरक्षण है। इसका मतलब संविधान ये कहता है जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब का भी यही कहना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके लिए रैली बुलाई गई है। अगर इसलिए आप मोहम्मद मेश्राम साहब के हाथों को मजबूत करते हैं, इस मंच के हमको मजबूत करने का काम करते हैं और यहाँ से गांठ बांध करके जाते हैं, तो इस देश की चाहे कार्यपालिका हो, इस देश की चाहे न्यायपालिका हो, इस देश की चाहे मीडिया हो, इस देश की चाहे जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, चाहे कल कारखाने हो, चाहे उद्योग धंधे हो,
जमीन हो, हर क्षेत्र में आपकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी संख्या है, उसको उतना हिस्सा देने का काम, उसको उतना हिस्सा लेने का काम करना होगा। और ये लड़ाई अब हम सभी लोगों को मिलकर के लड़नी होगी। और जो आप सभी लोग आए हैं, अगर आप तय कर लो तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। अभी 2014 में हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी कहने लगे हम तो पिछड़े वर्ग के हैं, हम तो चाय बेचने वाले हैं, हम तो नीच जाति के हैं। हमारे लोगों ने सोचा अरे भाई नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है, चाय बेचने वाला मतलब गरीब आदमी है, और हम भी पिछड़े वर्ग के हैं, नरेंद्र मोदी भी पिछड़े वर्ग का, हम भी चाय, हम भी गरीब है और नरेंद्र मोदी चाय बेचता था, इसका मतलब नरेंद्र मोदी भी गरीब है। तो हमारे लोग भी नरेंद्र मोदी के झांसे में आ गए कि ये नरेंद्र मोदी तो लगता है अपना आदमी है, क्योंकि गरीब भी है, पिछड़ा भी है, तो ये अपना आदमी है। और इसलिए 2014 में हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को समर्थन करने का काम किया। लेकिन जब हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को समर्थन किया, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और एक बात और आपको बता देता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के समर्थन के बगैर किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। जितनी भी सरकारें बनी हैं वो हमारे ही समर्थन से बनी है। चाहे कांग्रेस ने जितना दिन तक राज किया हो या बीजेपी 7-8 साल से राज कर रही है, ये हमारे ही समर्थन से। लेकिन जब कांग्रेस ने हमारे समर्थन से आजादी का आंदोलन चलाया तो इस देश की आजादी की लड़ाई में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कुर्बानी दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कुर्बानी दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानी दिया, माइनॉरिटीज के लोगों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानी दिया। कुर्बानी देने का काम हमने किया, लेकिन आजाद भारत में हमको हमारा हक हिस्सा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने करने का काम नहीं किया। लड़ाई लड़कर अंग्रेजों से सत्ता छीन कर लाकर कांग्रेस पार्टी को देने का काम हमारे लोगों ने किया। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो नेहरू ने फैसला किया कि ओबीसी की गिनती नहीं, ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं देंगे, ओबीसी का कैलेंडर कमीशन लागू नहीं करेंगे। मतलब हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों के समर्थन की वजह से नेहरू प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और कांग्रेस कई साल तक राज करती रही। लेकिन हमारे सत्यानाश करने का काम किया। राजीव गांधी तक ने भी मंडल कमीशन के विरोध में पार्लियामेंट में भाषण करने का काम किया। कांग्रेस को हमारे लोगों ने समर्थन देकर लाया, कांग्रेस ने हमारे लोगों का सत्यानाश करने का काम किया और हमारे लोगों को अधिकार देने की बात नहीं किया। और बीजेपी को भी हमारे लोगों ने सत्ता में लाया और मोदी जी के बहकावे में आ गए कि मोदी जी तो पिछड़े वर्ग के आदमी हैं, चाय बेचने वाले आदमी हैं, नीच जाति के आदमी हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो हमारे लोग समझ गए कि ये हमारे ही आदमी हैं और मोदी जी के बहकावे में आ गए और मोदी जी के बहकावे में आ गए। तो 14 में मोदी जी की सरकार बना, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के। तो जो पिछड़े वर्ग के 314 बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करने का काम किया। पिछड़े वर्ग के लोगों को बजट में एक नया नहीं दिया। अरे भाई मोदी जी, आप तो नारा लगाते हो कि सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास कैसे होगा भाई? पहले बजट दोगे तब तो विकास होगा। अरे बजट एक नया नहीं देते पिछड़े वर्ग को और नारे के जाल में फंसाना चाहते हो, झूठे स्लोगन में फंसाना चाहते हो और फंसा कर वोट लेना चाहते हो। अबे पिछड़े वर्ग को इस बात को समझना होगा, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, बल्कि सबका साथ पूंजीपतियों अडानी अंबानी का विकास और बाकी सबका सत्यानाश। ये नरेंद्र मोदी की नीति चल रही है। पिछड़े वर्ग के समर्थन से सरकार बनाया, पिछड़े वर्ग के खिलाफ में सारे काम किए, जानवरों की गिनती किया मगर ओबीसी की गिनती नहीं किया। 2019 में जब वोट लेना था तो वोट लेने के समय में उसके पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि हम 2021 की जनगणना में पिछड़े वर्ग की जनगणना कराएंगे। अभी 2021 की जनगणना होने जा रही है और जब 2021 की जनगणना होने जा रही है तो जनगणना
करना में अगर राजनाथ सिंह ने यह वादा किया था वोट लेने के लिए, तो यह फैसला सरकार को करना चाहिए था कि पिछड़े वर्ग की गिनती करेंगे। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया कि इस बार भी हम पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं करेंगे। इसका मतलब पिछड़े वर्ग का समर्थन लिया जाता है, पिछड़े वर्ग के समर्थन से सरकार बनाई जाती है और फिर पिछड़े वर्ग के लोगों का ही सत्यानाश किया जाता है। ये कोई नया मामला नहीं। 1990-92 में जब मंडल कमीशन का मामला चल रहा था, 52% के लोग अगर 52% अधिकार ले लेते, 52% के लोग अगर 52% हिस्सा ले लेते, तो ओबीसी के लोगों को लाखों नौकरियां मिल जाती, करोड़ों नौकरियां मिल जाती, ओबीसी के लोगों को फायदा हो जाता। लेकिन आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ने दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ने दिया, बल्कि पिछड़े वर्ग के घरों में गए और कहने लगे कि हम लोग तो तुम्हारे राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाना चाहते हैं, चलो अयोध्या। हमारे पिछड़े वर्ग के लोग उस समय जानकार नहीं थे, उस समय समझदार नहीं थे, उस समय सतर्क नहीं थे, इसलिए उस समय हमारे पिछड़े वर्ग के लोग आरएसएस बीजेपी के झांसे में चले गए, जिनको संसद घेरना चाहिए था, क्योंकि ओबीसी को 52%, ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल कमीशन के फैसले में आया और ऊपर से क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब यह है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत ही नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है वो क्रीमी लेयर में आ गया, और जो पढ़ा ही नहीं सकता वो अपने आप ही आरक्षण नहीं ले सकता। ओबीसी का आरक्षण ऊपर से भी खत्म हो गया, नीचे से भी खत्म हो गया, तो ओबीसी के लोगों के साथ धोखा हो गया। ये धोखा अगर ओबीसी के लोग समझते तो देश की पार्लियामेंट घेर लेते, और अगर देश की पार्लियामेंट घेर लेते तो ओबीसी के लोगों को उनके हक अधिकार मिल जाते। लेकिन ओबीसी के लोग पार्लियामेंट घेरे, इसके पहले आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ओबीसी के लोगों को मुसलमानों से लड़ाने का प्लान बनाया और बाबरी मस्जिद के खिलाफ में आंदोलन शुरू कराया। विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, परवीन तोगड़िया को आगे किया, रितंबरा को आगे किया, तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया, और तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे करके 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से पिछड़े वर्ग के साथ में धोखाधड़ी का फैसला आया, और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। जिन ओबीसी के लोगों को मंडल की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो ओबीसी के लोग कमंडल की लड़ाई में फंस गए, और जब ओबीसी के लोग कमंडल की लड़ाई में फंस गए, उनका अधिकार चला गया। चलो अधिकार चला गया तो जिस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कम से कम वहां अधिकार मिलना चाहिए था। अगर मंडल की लड़ाई नहीं लड़े, कमंडल की लड़ाई लड़े, मंदिर की लड़ाई लड़े, तो मंदिर में कम से कम हिस्सा मिलना चाहिए था। मेश्राम साहब तो बहुत दिन से कह रहे थे, पिछड़े वर्ग के लोगों, तुम कितना भी मंदिर की लड़ाई लड़ो, लेकिन तुमको मंदिर में घंटा बजाने के लिए भी नहीं मिलेगा। और वो बात सही साबित हो गई जब मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, और नरेंद्र मोदी जी जो अपने को पिछड़ा कहते हैं, उन्होंने मंदिर का ट्रस्ट बनाया, तो ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को शामिल करने का काम नहीं। हमने कहा, अरे भाई मोदी जी, एक तो आप पिछड़े हो, दूसरे पिछड़े लोगों ने ट्रस्ट मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ी, चाहे वो विनय कटियार हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे परवीन तोगड़िया हो, पिछड़े वर्ग के लोगों ने मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ी। अभी आप ट्रस्ट बना रहे हो, तो ट्रस्ट में दूसरे ओबीसी के लोग खराब वाले हिंदू हो सकते हैं, लेकिन कम से कम विनय कटियार तो बढ़िया वाले हैं, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हैं, उमा भारती तो बढ़िया वाली है, केशव प्रसाद मौर्य तो बढ़िया वाले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बढ़िया वाले नहीं थे, लेकिन अभी वो भी तुम्हारी पार्टी में चले गए तो वो भी बढ़िया वाले हो गए। दूसरे ओबीसी को ना रखते, कम से कम ट्रस्ट में इन लोगों को तो रख लेते जो तुम्हारी पार्टी में है, जो बढ़िया वाले हैं उनको रख लेते, खराब वाले को नहीं रखते। लेकिन साथियों, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा गया। इसका मतलब यह है ओबीसी का इस्तेमाल करो और सत्यानाश करो। अब ओबीसी जागृत हो गया।
मेहराम साहब पिछले 40 साल से पिछड़े वर्ग को जगाने का काम कर रहे हैं और लगातार जब वो पिछड़े वर्ग को जगाने का काम कर रहे हैं तो आज पिछड़े वर्ग के अंदर भी जागृति और चेतना का निर्माण हो गया है। और जब पिछड़े वर्ग के अंदर जागृति चेतना का निर्माण हो गया तो 2010 और 11 में जब मेहराम साहब ने आंदोलन चलाया जाति आधारित गिनती का तो देश की पार्लियामेंट को पिछड़े वर्ग के लोगों ने बंद कर दिया। आरएसएस बीजेपी को पता चल गया अभी इनको केवल बेवकूफ बनाकर वोट नहीं लिया जा सकता, अब कम से कम इनका नेता बनाना होगा, अब कम से कम इनका चेहरा दिखाना होगा। तो चेहरा दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी नाम के ओबीसी को आगे किया, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर हमारा वोट लूट लिया और नरेंद्र मोदी के माध्यम से हमारा सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है वो नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग का चेहरा दिखाने के नाम पर आगे किया और आगे करके हमारा वोट लूटा और हमारा वोट लूट कर हमारा ही सत्यानाश कर। हमें लगातार पिछड़े वर्ग के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जाति आधारित गिनती की बात कर रहे हैं, अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी लगातार मैदान में पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत और संगठित करने का काम कर रहा है। इससे आरएसएस और बीजेपी में घबराहट पैदा हो गई है कि अभी पिछड़े वर्ग के लोग इतने मूर्ख नहीं रहे कि इनको मूर्ख बना करके वोट लिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने आपके उत्तर प्रदेश में 28 पिछड़ों के मंत्री बनाए और भारत के इतिहास में पहली बार संसद के अंदर एक मंत्री का परिचय दिया गया। ये फला समाज से है, ये फला समाज से है, ये फला समाज से है। वो आपके नेताओं का चेहरा दिखाकर आपका वोट लेना चाहते हैं। हम आपको सावधान करना चाहते हैं, हम आपको सावधान करना चाहते हैं। बिरादरी के नाम पर बिरादरी का नेता हर बिरादरी में आता है और ये कहता है कि सारी बिरादरी आगे चली गई, बस अपनी ही बिरादरी बची हुई है, इसलिए इकट्ठा हो जाओ, अपनी बिरादरी को आगे लेकर के जाना है। तो बिरादरी का आदमी सोचता है जब सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी बिरादरी ही बची हुई है, तो नेताजी आए हैं, इनके पीछे खड़े हो जाते हैं, ये अपनी भी बिरादरी को आगे ले जाएंगे। तो हमारा आदमी अपनी बिरादरी के नेता के पीछे खड़ा हो जाता है और बिरादरी के नेता के पीछे जब हमारा आदमी खड़ा हो जाता है तो बिरादरी का नेता सोनिया गांधी के पीछे चला जाता है, बिरादरी का नेता अमित शाह के पीछे चला जाता है और सोनिया गांधी को पूछता है कितना दे रहे हो, हमारी बिरादरी के तो इतना लोग हमारे पीछे है, कितना दे रहे हो। अगर सोनिया गांधी थोड़ा कम देती है तो अमित शाह के पास जाता है और कहता है सोनिया गांधी तो इतना दे रही थी, आप कितना दे रहे हो। मतलब आप उसको बिरादरी का नेता बनाते हो और बिरादरी का नेता आपका सौदा कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलता कब सौदा हो गया। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत। भेड़ के मालिक को आपने देखा होगा, भेड़ का मालिक बहुत प्रेम से भेड़ को पालता है और पालने के बाद में जब कसाई के खूंटे पर बेचना होता है, जब सौदा करना होता है, किसी भी भेड़ से नहीं पूछता कि तुम्हारा सौदा करो या सौदा ना करो, और सौदा कर देता है। जैसे भेड़ का मालिक भेड़ से नहीं पूछता, भेड़ को पकड़ने के लिए बेच देता है, वैसे बिरादरी का नेता बिरादरी का सौदा करता है, खुद दाम ले लेता है, खुद विधायक हो जाता है, खुद सांसद हो जाता है, खुद एमपी हो जाता है, खुद एमएलए हो जाता है। छोटी गाड़ी से चलता है तो बड़ी गाड़ी से चलने लगता है, छोटे घर में रहता होता है बड़े घर में रहने लगता है, सिक्योरिटी नहीं होती सिक्योरिटी मिल जाती है। और आपके गांव में जब जाता है तो 10-20 गाड़ियों के साथ में और 10-20 पुलिस के साथ में जाता है तो आपको लगता है कि आपका नेता बड़ा हो गया है। लेकिन ऐसे नेता से क्या फायदा जो जिस देश में जानवरों और कुत्तों की गिनती होती हो, उस देश में आपका नेता संसद में हो, मंत्री हो, लेकिन आपकी गिनती ना करवा सकता हो। ऐसे नेता को लेकर के आप क्या कर सकते हो? इस बात को हम लोगों को जानने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है, इसको सतर्क रहने की जरूरत है। हम पिछड़े वर्ग SC ST OBC के लोगों को कहना चाहते हैं, माइनॉरिटीज के लोगों को कहना चाहते हैं कि एक बार जब जंगल कट रहा था तो जंगल के अंदर जो जंगल कुल्हाड़ी काट रहा था तो उस कुल्हाड़ी में जो बेट लगा था वो लकड़ी का लगा था। तो जंगल में जो पेड़ थे वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे भले ही ये कुल्हाड़ी
जंगल को काट रही है, लेकिन जो उसके अंदर बेत लगा हुआ है वो बेत तो हमारा ही भाई है, लकड़ी ही है, इसलिए उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और जब जंगल कट गया तो बेत का काम भी खत्म हो गया और बेत को भी निकाल कर फेंक दिया गया। जैसे जंगल कटने के बाद बेत का काम खत्म हो गया, वैसे जो आपके नेता दिखाए जा रहे, जो आपके 27-28 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, जो आपकी गिनती तक नहीं करवा सकते, जानवरों की गिनती हो सकती है मगर आपकी गिनती नहीं हो सकती, जो ऐसे नेता हैं, अगर ऐसे नेताओं से आप सोचते हो कि आपका उद्धार हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, तो ये गलत है। ये तो जंगल में जो कुल्हाड़ी लकड़ी काट रही थी उस कुल्हाड़ी की बेत जैसे है। जिस दिन आपका अधिकार खत्म हो गया, जिस दिन आपका संविधान खत्म हो गया, जिस दिन आप इस देश में पूंजीपतियों उद्योगपतियों के गुलाम बना लिए गए, उस दिन इन नेताओं का भी काम खत्म हो जाएगा और इन नेताओं को भी जैसे कुल्हाड़ी से बेत निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे आपके नेताओं को भी फेंक दिया जाएगा। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसी कोई भी अधिकार जाति के नाम पर नहीं मिला है, अधिकार समाज के नाम पर मिला है, एससी के नाम पर मिला है, एसटी के नाम पर मिला है, ओबीसी के नाम पर मिला है, माइनॉरिटीज के नाम पर मिला है। अगर अधिकार समाज के नाम पर मिला है तो लड़ाई भी समाज के नाम पर लड़नी होगी। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी देश में बहुसंख्यक समाज है, 85 से 90% हमारी आबादी है, लेकिन देश में शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ है, पिछड़े वर्ग को कुछ नहीं मिला है। मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब है। जो 85 से 90% लोग हैं वो अधिकार वंचित है, क्योंकि वो या तो जाति के नाम पर वोट करते हैं या तो धर्म के नाम पर वोट करते हैं, वो अपने अधिकार के नाम पर वोट नहीं करते। और जब तक आप अपने अधिकार के नाम पर वोट नहीं करते तब तक आपकी लड़ाई नहीं हो सकती। किसान भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसानों की लड़ाई भी इसलिए सफल नहीं हो रही है, किसान भी जब तक अपने को किसान नहीं मानेगा, किसान अपने को जाति का पहले मानता है, किसान बाद में मानता है। अगर जाति का पहले मानोगे, किसान बाद में मानोगे, तो किसानों की लड़ाई भी सफल नहीं हो सकती। अगर पिछड़ों की लड़ाई लड़ना है, अपने को पिछड़ा मानो तो लड़ाई होगी। अगर किसानों की लड़ाई लड़ना है, अपने को किसान मानो तो लड़ाई होगी। और इस देश में अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी लोग अधिकार वंचित हैं, तो ये सभी मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग हैं। अगर ये सभी मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग हैं तो सभी को अपनों को बहुजन मानना होगा, मूल्यवासी मानना होगा और बहुजन मानकर अपने 85-90% अधिकार की लड़ाई हम सभी लोगों को लड़ना होगा। ये यहाँ से हम लोगों को तय करके जाना है, ये यहाँ से हम लोगों को बात करके जाना है। अगर हम ये बात नहीं बांटते तो आने वाले समय में जो स्थितियां हैं, अभी एक ने कहा था कि नए संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश किया जाए, तो ये जो मनवादी चरित्र के लोग हैं, ये लोग भारत के संविधान को संविधान नहीं मानते, ये भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं और देश में मनुस्मृति का कानून लागू करना चाहते हैं और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। अगर अभी आज के हालात देखो तो आज प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरीके से चौपट हो गई है। गरीबों को बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं है, केवल पानी वाली खिचड़ी खिलाई जाती है, कटोरा लेकर जाता है, कटोरा लेकर आता है, कक्षा 8 पास हो जाता है, नाम लिखना तक नहीं आता है। आपकी प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो गई, आपको डॉक्टर बनाना है अपने बच्चे को, डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए 10 बार सोचता है, इतना पैसा लगता है। अगर डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए 10 बार सोचता है, इतना पैसा लगता है, तो किसान मजदूर आम आदमी इस देश में अपने बच्चे को डॉक्टर कैसे बनाएगा? आप सोच सकते हो। आपकी पढ़ाई खत्म की जा रही है, आपकी जमीनों पर डाका डालने के लिए 3 कृषि कानून लाए गए हैं, आपके बिजनेस व्यापार को खत्म करने की देश में साजिश चल रही है, इसके लिए एफडीआई आया हुआ है। आपको समझने की जरूरत है, इस देश में दोबारा से कंपनी राज स्थापित करने की कोशिश चल रही है। अगर इस देश में ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत के अंदर भारत कहाँ है ये आपको खोजना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, मोदी जी ने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा,
हमारे लोगों ने सोचा मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी है, देश नहीं बिकने देंगे, हमारे लोग खुश हो गए। लेकिन हमारे लोगों ने मोदी की मन की बात समझ ही नहीं पाई। मोदी ने मन ही मन कसम खा लिया कि देश के अंदर देश है, ऐसा कुछ बचने नहीं दूंगा। इसलिए इंडियन ऑयल बेचा, इसलिए भारत पेट्रोलियम बेचा, इसलिए रेलवे बेचा, इसलिए बीएसएनएल बेचा, सारे सरकारी उपकरणों को बेच रहे हैं। अरे हम आप कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे वो हिस्सेदारी लोगे कहां जब सरकारी जगह में हिस्सेदारी मिलने की बात संविधान कर रहा है। सरकारी सब मोदी जी बेच रहे हैं तो हिस्सेदारी लोगे कहां। आपकी सरकारी नौकरियां जा रही है, आपकी शिक्षा जा रही है, आपका व्यापार जा रहा है, और जो आपके पास जमीनें थी वो 3 कानूनों की वजह से, क्योंकि जब कंपनी एग्रीमेंट चलेगी किसान के साथ में तो होगा क्या कि किसान की जमीन पर जब कंपनी का एग्रीमेंट हो जाएगा तो कंपनी को लोन लेने का अधिकार होगा। आपने सुना होगा विजय माल्या भाग गया, आपने सुना होगा चौकसी पैसा लेकर भाग गया। अगर विजय माल्या पैसा लेकर भाग सकता है, अगर चौकसी पैसा लेकर के भाग सकता है, तो जो पूंजीपति, जो उद्योगपति जो आपकी जमीन से एग्रीमेंट करेगा और आपकी जमीन पर लोन लेगा वो क्यों नहीं भाग सकता है। और जब वो भाग जाएगा तो आपकी जमीन नीलाम हो जाएगी। अगर आप उसके खिलाफ एसडीएम की कोर्ट में जाओगे तो एसडीएम आपकी सुनेगा या किसान की सुनेगा या अंबानी की सुनेगा, ये आप खुद ही समझ सकते हो। क्योंकि किसान की तो विधायक के सामने नहीं सुनता, अगर विधायक फोन कर दे तो किसान की नहीं सुनता, तो अंबानी फोन करेगा तो किसान की कैसे सुनेगा। सुनेगा नहीं, आपकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा। और अगर जमीन पर कब्जा हो जाएगा तो भारत के अंदर भारत कहाँ है ये आपको खोजना पड़ सकता है। ऐसी देश में परिस्थितियां बन रही हैं। अभी जब हम एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, जैसे आप लखनऊ में आए होंगे तो आपको बोर्ड मिला होगा, लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत है। जब आप लखनऊ से बाहर निकलोगे तो आपको बोर्ड मिलेगा, लखनऊ में आने के लिए धन्यवाद, यहाँ से बाराबंकी की सीमा शुरू होती है, बाराबंकी में आपका स्वागत है। अभी ऐसा बोर्ड आपको देखने को मिलता है, मगर आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि इस देश के अंदर ऐसा बोर्ड लगा होगा, अडानी की सीमा में आपका स्वागत है। आप 100-200 किलोमीटर आगे जाओगे आपको दूसरा बोर्ड मिलेगा, अडानी की सीमा यहाँ समाप्त होती है, अंबानी की सीमा यहाँ से शुरू होती है, अंबानी की सीमा में आपका स्वागत है। भारत के अंदर भारत कहाँ है ये आपको सोचना पड़ सकता है। अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, जो ज्योतिबा फुले साहू महाराज बाबा साहब ने 108 साल का कठिन संघर्ष करके लागू करा पाए, अगर उस संविधान को बचाना है, भारत देश के लोकतंत्र को बचाना है, हमारी आपकी आवाज को बचाना है, अपने हक अधिकार को बचाना है और इस देश को बचाना है, तो इस देश में परिवर्तन करने की जरूरत है। और जो पार्टी, जो संगठन हमारे हक अधिकार के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम करे, उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है। और इसलिए हम लोगों ने, मेश्राम साहब ने और हम सभी लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया, क्योंकि हम जितनी बातें बता रहे हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय कम है मेश्राम साहब को और बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय नेताओं को बोलना है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन केवल इतना बताना चाहता हूं कि मेश्राम साहब और हम सभी ने बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन करने का फैसला क्यों लिया, और इसलिए लिया कि पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर केवल बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो स्टैम्प पेपर पर हम जितनी बातें बता रहे हैं वो लिख करके देने के लिए तैयार है और लिख करके हमको एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है कि आपके सारे मुद्दे हम लागू करेंगे, आप हमारी सरकार बनाओ, हम सारे मुद्दे लागू करने का काम करेंगे और स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने के तैयार है। इसलिए मेश्राम साहब और हम सभी लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन करने का फैसला लिया है। भारत देश के अंदर कोई भी दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है, बहुत सारे छोटे क्षेत्रीय दल है, बहुत सारे लोगों ने सरकारें बनाई है, वो मुंह से बोलते हैं जैसे कभी कभी दिवा स्वप्न आ जाता है, कई साल कभी कभी नींद से जाग जाते बोलते गिनती होनी चाहिए, कभी कभी नींद से जाग जाते बोलते ईवीएम हटना चाहिए।
अरे नींद से 6 महीने साल भर में कुंभकर्ण की तरह जाग कर बोलने से गिनती हो जाएगी। 6 महीने साल भर में एक बार कहने से ही ये हट जाएगा। अरे हटाना है, गिनती कराना है तो जैसे मेश्राम साहब लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे उनको भी लड़ना चाहिए। लेकिन वो लड़ेंगे कैसे? किसी के चाचा किसी के पापा के ऊपर तो सीबीआई का मामला है, किसी के खुद के ऊपर सीबीआई का मामला है। वो लड़ेंगे कैसे? वो लड़ नहीं सकते। जब वो लड़ नहीं सकते तो मोह और माया में हमको भी नहीं फंसना चाहिए। मोह माया छोड़कर जो हमारे समर्थन में जो पार्टी खड़ी हो रही है उसके साथ हमको कंधे से कंधा मिला करके नया विकल्प खड़ा करना चाहिए, क्योंकि देश नए विकल्प की फिराक में है, देश नए विकल्प के इंतजार में है। और वो विकल्प मेश्राम साहब ने तैयार कर दिया है, वो मंच मेश्राम साहब ने तैयार कर दिया है। इसलिए हम सभी लोगों को लड़ने की जरूरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी जाति आधारित गिनती की लड़ाई लड़ रहा है और 10 दिसंबर को हम लोग पूरे भारत को जाति आधारित गिनती के नाम पर जाति आधारित गिनती हो इसके लिए बंद करने का घोषणा किया हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की घोषणा को माननीय वामन मेश्राम साहब ने भी समर्थन किया हुआ है। इसलिए माननीय वामन मेश्राम साहब को भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और यहाँ उपस्थित सभी नेताओं को भी शुक्रिया करते हैं कि आप सभी एक मंच पर आए और उत्तर प्रदेश में जो तबाही मची हुई है, चाहे वो पिछड़ों के फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, चाहे हमारी माँ बहनों के ऊपर बलात्कार का मामला हो, चाहे हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याओं का मामला हो, बलिया में पाल बिरादरी की हत्या कर दिया गया, सरेआम पुलिस प्रशासन के सामने गोली मार दी गई, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो ये जो बहुत सारे पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के ऊपर हाथरस की घटना है, उन्नाव की घटना है, घटनाओं का नाम लेने बहुत समय लग जाएगा, लेकिन पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर है तो आप समझ सकते हैं। प्रतापगढ़ में पटेलों की हत्या हुई, कुशवाहा लोगों की हत्या हुई, बहुत सारे उदाहरण है। मैं कहना चाहता हूँ ये जंगल राज जो है, इस जंगल राज को उखाड़ फेंकने की जरूरत है और इंसाफ के लिए इस गठबंधन को और बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन करने की जरूरत है। आप करेंगे इस आशा और उम्मीद के साथ। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी विकास पटेल जी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, चौधरी विकास पटेल जी जिंदाबाद। साथियों, ये जो अमानवीय सरकार है बीजेपी की, केंद्र और राज्य में बैठी हुई, इसके द्वारा जो प्रदेश में और देश में किसानों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इतना बीभत्स कांड हुआ, उसमें 4 किसान लोग मारे गए और अन्य लोग भी मारे गए। उन सभी लोगों को जो लखीमपुर कांड में इस सरकार के द्वारा मौत के घाट उतरवाया गया, इसके मंत्रियों के द्वारा कुचलवा करके उन सभी किसान भाइयों को और उनके परिवार को हम सांत्वना देने के लिए और उन सभी लोगों को 2 मिनट का साथियों, अभी हम लोग उनको 2 मिनट का मौन धारण करके आदरांजलि प्रस्तुत करेंगे आदरणीय वामन मेश्राम साहब के समक्ष। लेकिन उससे पहले सूचना है, 4 भाई जो साउंड सिस्टम को देख रहे हैं वो एडवोकेट राजकुमार तुराग साहब से आकर के मंच पर मिले। साथियों, इस बीच में हमारे बीच में इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अपने तमाम फिजूल खर्ची से बचा करके जन्मदिन का कार्यक्रम, जो अपनी बेटी का जन्मदिन था प्रीति नरवड़े जी का, उनका 25वां ये जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर उज्ज्वला गौतम नरवड़े जी मैडम बहुजन मुक्ति पार्टी के इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए 1000 रुपए की निधि यहाँ सुपुर्द कर रही है। मैं उसे अनुरोध करता हूँ कि वे आए और राष्ट्रपति निशा मेश्राम जी को ये राशि सुपुर्द करके जो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है देने का काम करें। राष्ट्रपति उज्ज्वला गौतम
नरवड़े जी 25वां बेटी का जन्मदिन के फिजूल खर्ची से बचा करके यहाँ पर वो राशि सपोर्ट कर रही है। आयुष्मती उज्ज्वला गौतम नरवड़े जी ठाणे जिला से। अरे मैं इसको गया था।